हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान सामने आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में मेरे साथ कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी और उनकी पुत्री और जो पूर्व सांसद है श्रुति चौधरी, वो भी बीजेपी में शामिल होने वाली थी। जेपी दलाल साहब कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में टिकट लेने के लिए नहीं आया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा की खबर है, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि जब मैंने बीजेपी यानी कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी उस समय उनके साथ कांग्रेस की बड़ी नेत्री, कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी और कांग्रेस की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी यानी कि माँ बेटी भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे खबर के अंदर। बात हरियाणा सरकार के रिपोर्ट कार्ड की भी करेंगे जिसके आज 9 साल हो गए हैं। बात देश के गृह मंत्री के दौरे की भी होगी जो 2 नवंबर को हरियाणा आएंगे। बात उस पारिवारिक कार्यक्रम की भी होगी जिसे सियासी बनाया जा रहा है। बात देश की सियासत की भी होगी जहां आजकल ईडी की एंट्री हुई पड़ी है और इस चुनावी मौसम में बात आपसे राम मंदिर की भी करेंगे। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जानते हैं उन खबरों को जो आज सुर्खियों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र गोवा दौरा, गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आगाज। बिहार जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का विवादित बयान, सावरकर को बताया अंग्रेजों का दलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी का सम्मन, फेमा मामले में पेश होने के लिए कहा गया। राशन घोटाला मामले में घिरे बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अमेरिका के मेन राज्य के लिविस्टन शहर में अंधाधुंध गोलीबारी, 22 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। इजराइल हमास युद्ध में बाइडेन ने दोहराई अपनी बात, बोले इजराइल को सुरक्षा का अधिकार। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में हैं। अब चर्चा करते हैं आपसे उन खबरों की जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा के अंदर उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में हर पार्टी और हर नेता अपने अपने कामों का बखान कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि भैया हम ही सब कुछ ठीक करेंगे। और इस सब के बीच में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान सामने आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में मेरे साथ कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी और उनकी पुत्री और जो पूर्व सांसद है श्रुति चौधरी, वो भी बीजेपी में शामिल होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने पैर वापस ले लिए और मैं बीजेपी में आ गया। मैंने अपने कदम बढ़ा दिए, सरकार में आज मंत्री हैं। जेपी दलाल साहब कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में टिकट लेने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आया था कि लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करूँ, और मेरा मकसद भी यही था और इसी मकसद से पार्टी में शामिल हुआ था। लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया, विधायक बनाया और मंत्री बनाया। जेपी दलाल साहब ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र के लोगों से कह रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मुझे जिताया, मेरी ताकत बढ़ाई और मेरे हाथों को मजबूत किया। मैं तब से लगातार आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जिंदा थे, उनका हर आदेश मैंने माना और उनके निधन के बाद किरण चौधरी को अपना नेता मानकर उनके साथ काम भी किया। आपको बता दें कि जो जेपी दलाल साहब हैं ये चौधरी बंसीलाल के परिवार के बहुत नज़दीक रहे हैं। 2009 में लोहारू से इन्होंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। जेपी दलाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो मुझे मंत्रालय दिया वह किसानों से जुड़ा हुआ है और मैं किसानों की हर समस्या से वाकिफ़ हूँ, इसलिए किसानों के हित में नई नई योजनाएँ लेकर आ रहा हूँ। तो ये तो उनकी चुनावी बात थी, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले थे। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जेपी दलाल के इस बयान के बाद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की क्या प्रतिक्रिया आती है, वे क्या कहते हैं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति के अंदर इस प्रकार के बयान खासकर चुनावों में बहुत जल्दी आते हैं। अब चुनाव आने वाले हैं तो कोई भी अपनी बयानबाजी से, अपने कामों से जनता को लुभाने की कोशिश तो करेगा ही। यानी कि जैसे जेपी दलाल साहब ने कहा, वैसे ही आज हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारा लेखा जोखा अपना जो उनका 9 साल का है सामने रखा।
सरकार के 9 साल पूरे होने पर 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था और इसी दिन सीएम विंडो की घोषणा हुई थी। ये कहा मुख्यमंत्री जी ने और कहा कि सीएम विंडो पर अब तक 13 लाख शिकायतें आई और लाखों शिकायतों का निवारण हो चुका है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के जो बयान आए उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा नंबर 1 था और अब हरियाणा पीछे है। आपसे विस्तृत चर्चा सारी जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और जो हुड्डा साहब कह रहे हैं आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं मनोहर राज के, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, देश के जो गृह मंत्री हैं बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह की 2 नवंबर को करनाल में रैली होगी। वे वहां सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, उनके अनुभव भी जानेंगे। इसी को लेकर बीजेपी के जो सांसद हैं करनाल के संजय भाटिया, उन्होंने पानीपत से भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के साथ एक बैठक भी की। जिलाध्यक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह लाभार्थियों से योजनाओं के संबंध में बातचीत करेंगे और उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में जानेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऐसे लाभार्थियों की तलाश करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। वैसे ये बीजेपी के अंदर खासकर चल रहा है, लगातार आप देखते होंगे तो मुख्यमंत्री जी भी लाभार्थियों से सीधे संवाद करते हैं। अब वो संवाद सीधे देश के गृह मंत्री से होगा। तो मान लीजिए कि प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह रंगता जा रहा है और इसी रंग में खोई हुई सियासी जमीन तलाशती दिख रही है इनेलो। इंडियन नेशनल लोकदल कभी प्रदेश की बहुत प्रमुख पार्टी हुआ करती थी और अब वो, क्योंकि पिछले चुनाव में जनाधार खिसक गया था, मात्र अकेले विधायक रह गए थे अभय सिंह चौटाला, और अब क्योंकि फिर से एक बार चुनाव है तो अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला चाह रहे हैं कि जो खोई हुई ज़मीन थी उसको वापस पा लिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक और नया तरीका निकाला है। हालांकि यात्राएं कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा हो रही है, राजनीति के अंदर वो सब कुछ कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा हुई या बस से यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब एक उनका पारिवारिक कार्यक्रम भी है और उस पारिवारिक कार्यक्रम में भी वो सबको बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि जो अपने थे, जो छोड़कर चले गए, उनको भी बुलाया जाएगा। इनेलो नेता और एलनाबाद के जो विधायक अभय सिंह चौटाला, उनके पोते का कुआं पूजन है। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को निमंत्रण दिया है और उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके इस निजी कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। उनकी ये बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो कुआं पूजन नहीं बल्कि कोई सियासी रैली होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभय सिंह चौटाला का कुआं पूजन का जो दाव है ये क्या गुल खिलाएगा। वैसे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। आपको ध्यान होगा अभय सिंह चौटाला अपने पोते के साथ एक राजनीतिक सभा में भी आए थे। खैर, ये एक सामाजिक आयोजन होगा और जिसके लिए अभय सिंह चौटाला अपने और पराये सबको बुला रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सियासी लोगों के लिए आयोजन कोई भी हो वो सियासी हुआ करता है। चलिए, ये तो बात थी हरियाणा की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईडी की कार्रवाई पूरे देश में लगातार जारी है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और विपक्षी नेताओं को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। इस बीच राजस्थान में भी ईडी का एक्शन दिखाई दे रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि पूछताछ कब होगी उस तारीख का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन माना यही जा रहा है कि पेपर लीक मामले में उनसे पूछताछ हो सकती है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासारा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर भी सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। इसके अलावा निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के 7 ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। हुड्डा को कांग्रेस ने महुआ सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो मान लीजिए कि चुनाव है राजस्थान के अंदर और वहाँ मुकाबला तगड़ा है, भिड़ंत अच्छी है, और इस मामले में यानी कि जो इस भिड़ंत के अंदर कांग्रेस के नेताओं पर ईडी के निशाने चल रहे हैं। आपको एक बात और बता दें, आपको ध्यान होगा जो सियासी लोग हैं, जो सियासत में रुचि रखते हैं, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो ठीक चुनाव के समय पश्चिम बंगाल के अंदर भी इसी प्रकार से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई थी। अब इसे क्या माना जाए कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ ईडी पहुँच जाएगी। खैर, कांग्रेस से जुड़े लोगों पर चुनाव से ठीक पहले ईडी का एक्शन सियासी तापमान को बढ़ा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में छापे का आतंक है और बीजेपी की जो एजेंसियां हैं, यानी कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी नहीं बीजेपी की हैं और इनका गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को जो कांग्रेस सहायता दे रही है, गारंटियाँ दे रही है, उसका फ़ायदा मिल सके। वैसे इससे पहले जो अशोक गहलोत जी ने बोला, इससे पहले
कांग्रेस के इस जो दावे के खिलाफ देश के जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के बड़े नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने तमाम जो आरोप लगाए अशोक गहलोत पर और कांग्रेस पर। बहरहाल आजकल सियासत किसी फिल्मी ड्रामे जैसे दिखाई देती है। हर सियासी दल सत्ता पर काबिज होने के लिए दाव पेच चलता है और ये दाव पेच आजकल एक ईडी का दाव भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात उस इंतजार की कि जिसके खत्म होने का समय आ गया है। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। 22 जनवरी को यह कार्यक्रम होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य प्रभु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम का समय दोपहर 12:30 बजे रखा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। इस न्योते को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जल्दी होने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी है और कांग्रेस है, इन दोनों में टक्कर है। वहीं इस चुनावी मौसम में राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की जो तारीख तय की गई है, पीएम मोदी उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल भी होंगे। नवंबर में 5 राज्यों के लिए मतदान भी है और इसी समय भगवान राम के मंदिर की एंट्री भी हुई है। तो ये राम मंदिर की एंट्री क्या किसी योजना के तहत हुई है? क्या इससे भी राजनीतिक फ़ायदा लेने की तैयारी है? भले ही राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई हो, लेकिन बीजेपी को इसका चुनावी फ़ायदा जो है इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला था। 1990 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 220 सीटें जीती थी और कांग्रेस से 39.4% ज़्यादा वोट हासिल किए थे, सत्ता पर काबिज हुई थी। 2003 में हिंदुत्व और विकास का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, तब भी भाजपा राज्य में सत्ता में आई थी। छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर आंदोलन का असर देखा गया था। हालांकि उस समय मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो बात राजस्थान की करें तो वहाँ पर भी वैसे तो अमूमन 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन ये ट्रेंड 90 के बाद शुरू हुआ। 1980 से 90 तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार लगातार रिपीट रही। राम मंदिर आंदोलन के बाद राजस्थान में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और पार्टी की जो सीटें थी वो 39 से बढ़कर हो गई थी 85। और इसी के साथ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी कार्यक्रम आयोजित किया है। वो पूरे देश में 2 लाख गांव और 5 लाख मंदिरों को इस समारोह से जोड़ने के लिए हर राज्य का दौरा करेगी। इन राज्यों में वो 5 राज्य भी शामिल हैं जहां नवंबर में वोटिंग होनी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनावी राज्यों में राम के नाम का फ़ायदा बीजेपी लेने की कोशिश करेगी और लगता है वो फ़ायदा ले भी, क्योंकि आने वाले जो दिनों में चुनाव है, इन चुनावों के अंदर आप मान लीजिए कि चुनाव प्रचार में जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो गई है तो फिर वो मुद्दा ज़रूर छाया रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, लगातार कहते भी रहे हैं कि भाई हमसे कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कब बनाएंगे बताओ। तो अब ठीक चुनाव से पहले वो तारीख बता दी गई है कि इस तारीख को मंदिर बनेगा। अब उस तारीख का कितना असर होगा और जनता के दिलो दिमाग पर प्रभु श्री राम की जो छवि है उसका भाजपा को कितना फ़ायदा मिलेगा, ये सब देखने की बातें हैं। और कमेंट बॉक्स में आकर आप भी बता सकते हैं कि क्या इसका बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो आज के इस सवाल के साथ ही प्राइम टाइम में आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।